खुशी पर इस पाठ्यक्रम के पहले पाठ में मैं आपको मन की शक्ति से परिचित कराना चाहता हूँ और आपको अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने की नींव सिखाना चाहता हूँ, बजाय इसके कि उन्हें आपको नियंत्रित करने दें। यह जानना महत्वपूर्ण है कि हम असहाय रूप से अपने विचारों और भावनाओं की दया पर नहीं हैं। हमारे पास इस रिश्ते में शक्ति है। ये वे विषय हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। विचार की शक्ति, संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा, आत्मजागरूकता, सामान्य विकृत सोच, हमारी सोच का पुनर्गठन और सुकराती प्रश्न। यह सब थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन मेरे साथ बने रहें और मैं चीजों को ऐसी भाषा में समझाऊंगा जिसे मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी समझ सकता है। सभी विषयों की तरह, अगर आपको पहले से ही जानकारी है तो बेझिझक आगे बढ़ें। यहाँ मैं वीडियो के प्रायोजक इंट्रोड्यूसर ऐप का उल्लेख करना चाहूँगा। इंट्रोड्यूसर वह जगह है जहाँ हम सभी एक साथ मिल सकते हैं और दोस्ती, समर्थन और प्यार का समुदाय बना सकते हैं जो हमें यहाँ लाया है। इंट्रोड्यूसर रिश्तों का केंद्र है जहाँ आप किसी भी चीज़ के लिए किसी को भी पा सकते हैं। लिंक विवरण में है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, खुशी एक ऐसी चीज है जिसे हम विकसित कर सकते हैं। मांसपेशियों को काम करने और अपने शरीर को बदलने की तरह हम अपने दिमाग और विश्वासों को काम में ला सकते हैं और अपने विचारों और भावनाओं को बदल सकते हैं। विचार शक्तिशाली चीजें हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश समय ऐसा नहीं होता है। कुछ समय पहले पाया गया था कि औसतन हमारे पास प्रतिदिन लगभग 80,000 विचार आते हैं। बहुत से आते हैं और चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। मनोविज्ञान में एक सुस्थापित सिद्धांत है कि विचार भावनाओं को प्रेरित करते हैं। इसकी शुरुआत संज्ञानात्मक चिकित्सा के अग्रणी अग्रदूतों में से एक आरोन बेक से हुई। इस बात का समर्थन करने वाले बहुत सारे सबूत भी हैं। हालांकि विचार स्वयं काफी सौम्य या हानिरहित होते हैं, उनमें से बहुत से आते हैं और चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। उदाहरण के लिए, यह कोशिश करें, कल दुनिया के खत्म होने के बारे में सोचें। कल्पना करें कि अगर कल दुनिया खत्म हो जाए और उसके सभी परिणाम क्या होंगे। यह भयानक है, लेकिन संभावना है कि इसने आपको भावनात्मक रूप से बहुत प्रभावित नहीं किया, क्योंकि यह सिर्फ एक विचार था। इसका कोई महत्व नहीं था। आप जानते थे कि यह सिर्फ एक काल्पनिक परिदृश्य था। लेकिन फिर ऐसे अन्य विचार भी हैं जो आप पर बहुत प्रभाव डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपके मन में यह विचार है कि आपसे प्यार नहीं किया जाता है, या आप जीवन में असफल हैं, या आप चरित्र दोषों से भरे हुए हैं। अब यदि आप इनमें से किसी एक को सच मानते हैं, तो संभावना है कि ये आपको बहुत अधिक प्रभावित करेंगे क्योंकि इनमें बहुत अधिक महत्व है। उनके अंदर सच्चाई का एक टुकड़ा छिपा है, या कम से कम जैसा कि आप इसे देखते हैं, सच्चाई है। कुछ गहरा है जो हमारे विचारों की प्रकृति को प्रभावित करता है और भावना के पीछे असली अपराधी है। वास्तव में यह विचार स्वयं भावना नहीं लाते हैं, बल्कि अंतर्निहित विश्वास है। जब से हम पैदा हुए हैं, हम में से हर कोई एक तरह का वैज्ञानिक बन जाता है। यह समझने की कोशिश करता है कि दुनिया कैसे काम करती है। ऐसा करने के लिए हम मनोविज्ञान में स्कीमा और विश्वास नामक चीज बनाते हैं। स्कीमा संज्ञानात्मक ढांचे हैं जो दुनिया के बारे में जानकारी को व्यवस्थित और व्याख्या करते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम सड़क पर 4 पैरों, फर और लटकते कानों वाली चीज को भौंकते हुए देखते हैं, तो हम जानते हैं कि यह एक कुत्ता है। मान्यताएं समान हैं, लेकिन वास्तविकता के बारे में हमारे दृष्टिकोण, राय या धारणाओं को दर्शाती हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति सोच सकता है कि कुत्ते अच्छे और मिलनसार होते हैं और उन्हें थपथपाया जाना या कान के पीछे खरोंचना पसंद होता है,
जबकि दूसरा व्यक्ति सोच सकता है कि कुत्ते मतलबी, डरावने होते हैं और अक्सर अजनबियों को काटते हैं। बचपन से ही हम दुनिया को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ क्या है, यह कैसे काम करता है और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ समस्या यह है कि हम अक्सर गलत हो जाते हैं या कहीं ना कहीं ऐसी मान्यता बना लेते हैं जो हमें जीवन में आगे चलकर दर्द देती है। मैं आपको मनोविज्ञान के एक बहुत ही प्रभावशाली और सुस्थापित क्षेत्र से परिचित कराना चाहता हूँ, सीबीटी या संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी। इस सिद्धांत के अनुसार हमारी अधिकांश भावनाएं हमारे विश्वासों का उपउत्पाद है। इसलिए भावनाएं इस तरह से आती हैं। सबसे पहले एक घटना या स्थिति आती है, फिर यह हमारे मानसिक फिल्टर से गुजरती है जो हमारी स्कीमा और विश्वास है। फिर यह एक भावना और उसके परिणामस्वरूप होने वाले व्यवहार को ट्रिगर करती है। एबीसीडी मॉडल एक संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी सीबीटी तकनीक है जो व्यक्तियों को उनके विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को समझने और प्रबंधित करने में मदद करती है। यह प्रणाली अंग्रेजी में बनाई गई थी, इसलिए हो सकता है कि यह अन्य भाषाओं में उतनी अच्छी तरह से काम न करे, लेकिन यहाँ प्रत्येक अक्षर का क्या अर्थ है। ए पूर्ववर्ती या सक्रिय करने वाली घटना के लिए है, यह वह घटना या स्थिति है जो विचार प्रक्रिया को ट्रिगर करती है। बी विश्वासों के लिए है, ये वे विचार या धारणाएं हैं जो हमारे पास ए पर घटना के बारे में हैं। वे तर्कसंगत, तथ्यों पर आधारित या तर्कहीन, गलत धारणाओं पर आधारित हो सकते हैं। सी का अर्थ है परिणाम। ये हमारी मान्यताओं के प्रति भावनात्मक और व्यवहारिक प्रतिक्रियाएं हैं। डी का अर्थ है तर्कहीन मान्यताओं पर विवाद करना। यह तर्कहीन मान्यताओं को चुनौती देने और उन्हें तर्कसंगत मान्यताओं से बदलने की प्रक्रिया है। एबीसीडी मॉडल सीबीटी में इस्तेमाल किया जाने वाला एक उपकरण है जो व्यक्तियों को उनकी तर्कहीन मान्यताओं को पहचानने और उन्हें चुनौती देने में मदद करता है, जिससे अधिक सकारात्मक भावनात्मक प्रतिक्रियाएं और व्यवहार होते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप काम पर जाते हैं और आपका बॉस आप पर चिल्लाता है। यह ए सक्रिय करने वाली घटना या पूर्ववर्ती है। अब इसके पीछे आपको अपनी क्षमता पर बहुत अधिक भरोसा नहीं है। यह आपका खुद के बारे में विश्वास है। या बी आप खुद से सोचते हैं कि आप कितने असफल हैं और यहाँ इसका प्रमाण है। इसके बाद सी आता है जो परिणाम है। यह उदासी और निराशा की भावनाओं को जगाता है। यही कारण है कि आप नई चीजों को आजमाने से बचते हैं, आसानी से हार मान लेते हैं या खुद को दूसरों से अलग कर लेते हैं। इससे एक दुष्चक्र बन सकता है जो आपकी नकारात्मक मान्यताओं को मजबूत करता है। आप जो मानते हैं उसे आप वास्तविक बनाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आप उस मान्यता को चुनौती दे सकें और उसे अधिक यथार्थवादी और सकारात्मक मान्यता से बदल सकें, जैसे मेरे पास ताकत और कमजोरियां हैं और मैं अपनी गलतियों से सीख सकता हूँ। यह समीकरण में डी है और इसका मतलब है तर्कहीन या अस्वस्थ मान्यताओं पर विवाद करना। अस्वस्थ मान्यताओं को सही करते समय आप अधिक आत्मविश्वासी, प्रेरित या आशावादी महसूस कर सकते हैं और आप नई चीजें आजमा सकते हैं, कठिनाइयों का सामना करने के लिए दृढ़ रह सकते हैं या दूसरों से सहायता मांग सकते हैं। यह एक पुण्य चक्र बना सकता है जो आपके सकारात्मक विचारों को मजबूत करता है और आपको बेहतर महसूस कराता है। यह वही है जो सीबीटी आपकी मदद कर सकता है। सीबीटी आपको नकारात्मक सोच के चक्र को तोड़ने और सकारात्मक सोच का एक नया चक्र बनाने में मदद कर सकता है। सीबीटी आपको विभिन्न मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य चुनौतियों जैसे अवसाद, चिंता, तनाव, अनिद्रा और बहुत कुछ से निपटने में मदद कर सकता है। यह खुशी पाने का हमारा पहला उपकरण है और हमारे टूल बेल्ट में आधार के रूप में रखने के लिए एक बढ़िया उपकरण है।
सीबीटी नकारात्मक, तर्कहीन और अस्वस्थ सोच के खिलाफ एक हथियार की तरह है जो लगभग हमेशा दुख की ओर ले जाती है। इस कोर्स में आप विभिन्न अभ्यासों, उदाहरणों और असाइनमेंट के माध्यम से इन कौशलों का उपयोग करना सीखेंगे। इस कोर्स के अंत तक आपको अपने और अपने विचारों के बारे में बेहतर समझ होगी और आपके पास अपने विचारों को नियंत्रित करने और अधिक खुश रहने में मदद करने के लिए रणनीतियों का एक टूल किट होगा। आत्मजागरूकता आपके विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को पहचानने की क्षमता है और वे एक दूसरे और आपकी भलाई को कैसे प्रभावित करते हैं। आत्मजागरूकता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको खुद को बेहतर ढंग से समझने, अपने ट्रिगर्स और पैटर्न को पहचानने और आपके किसी भी विश्वास को पहचानने में मदद करती है जो आपको परेशानी या दर्द का कारण बनता है। आत्मजागरूकता हासिल करना हमेशा आसान नहीं होता है, खासकर जब हम अपने विचारों और भावनाओं को अनदेखा करने, टालने या दबाने के आदी होते हैं। कभी-कभी हम यह भी नहीं जानते कि हम क्या सोच रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, या हम कुछ खास तरीकों से क्यों काम कर रहे हैं। यहाँ कुछ ऐसा आता है जिसे मैं डायन हंट के रूप में संदर्भित करना पसंद करता हूँ, जहाँ डायन वह अस्वस्थ विश्वास है जिसे आपने कभी-कभी अपने मानस में गहराई से दबा दिया है। हम में से कुछ लोग ठीक से जानते होंगे कि हम दुखी क्यों हैं। दूसरों के लिए मूल कारण जानना भी एक चुनौती हो सकती है। यहीं पर डायन हंट पर जाना आवश्यक है। डायन हंट पर जाने का सबसे अच्छा समय तब होता है जब हम उस दुख को महसूस करते हैं। हो सकता है कि आप अपना दिन बिता रहे हों और अचानक आपको लगे कि आपका मूड खराब हो गया है और आपको नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ। अब पीछे मुड़ने का समय है। क्या हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिससे कोई विचार आया? वह विचार क्या था? यहाँ खुद को पकड़ने में कुछ प्रयास लग सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें। संभावना है कि अगर यह ऐसा विचार है जो वास्तव में समस्या है, तो यह बार-बार और कई महीनों तक अपना भयानक रूप दिखाएगा। अगर यह लगातार समस्याएं पैदा नहीं करता है, तो यह शायद कोई बड़ी समस्या नहीं है। सीबीटी हमें विभिन्न उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करके नियमित रूप से आत्मजागरूकता का अभ्यास करना सिखाता है। इनमें से कुछ उपकरण और तकनीकें हैं। माइंडफुलनेस, यह जिज्ञासा और खुलेपन के साथ, बिना किसी निर्णय या आलोचना के, वर्तमान क्षण पर ध्यान देने का अभ्यास है। माइंडफुलनेस हमें अपने विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं को उनके उठने पर नोटिस करने में मदद करती है, बिना उनसे जुड़े या उन पर आवेगपूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया किए। माइंडफुलनेस हमें अपने दिमाग और शरीर को शांत करने और तनाव और नकारात्मक भावनाओं से निपटने में भी मदद करती है। हम इस कोर्स में आगे इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जर्नलिंग, यह आपके विचारों, भावनाओं और अनुभवों को कागज पर या इलेक्ट्रॉनिक रूप से लिखने का अभ्यास है। जर्नलिंग हमें खुद को अभिव्यक्त करने, अपनी स्थिति पर विचार करने, अंतर्दृष्टि और परिप्रेक्ष्य प्राप्त करने और अपनी प्रगति और चुनौतियों को ट्रैक करने में मदद करती है। फीडबैक, यह दूसरों से जानकारी मांगने और प्राप्त करने का अभ्यास है, जैसे कि दोस्त, परिवार या पेशेवर, कि वे हमें और हमारे व्यवहार को कैसे देखते हैं। फीडबैक हमें दूसरों से सीखने, अपनी कमियों को दूर करने, अपनी ताकत को मान्य करने और अपने रिश्तों को बेहतर बनाने में मदद करता है। इस कोर्स में आपको इनमें से कुछ टूल और तकनीकों को आजमाने का अवसर मिलेगा और देखेंगे कि वे आपकी आत्मजागरूकता को कैसे बढ़ा सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक सरल अभ्यास से परिचित कराना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप 3 शब्द लिखें जो यह बताएं कि आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं। यह कोई भी भावना हो सकती है, सकारात्मक या नकारात्मक, जैसे खुशी, उदासी, गुस्सा या बोरियत। बस अपने दिमाग में आने वाले पहले 3 शब्द लिखें। हो गया? बढ़िया। अब अपने लिखे शब्दों को देखें
और खुद से ये सवाल पूछें, मुझे ऐसा क्यों महसूस हुआ? यह भावना मेरे शरीर, मेरे विचारों और मेरे कार्यों को कैसे प्रभावित करती है? क्या यह भावना अभी मेरे लिए मददगार है या बेकार? मैं इस भावना से निपटने के लिए क्या कर सकता हूँ? या अगर मैं चाहूँ तो इसे बदल सकता हूँ? इन सवालों के बारे में सोचने के लिए कुछ मिनट लें और अपने जवाब लिखें। जब तक आप न चाहें, आपको इन्हें किसी के साथ साझा करने की जरूरत नहीं है। यह सिर्फ आपके फायदे के लिए है। यह अभ्यास इस बात का एक उदाहरण है कि आप अपनी भावनाओं पर ध्यान देकर और उनके कारणों और परिणामों की खोज करके आत्मजागरूकता का अभ्यास कैसे कर सकते हैं। इस अभ्यास को नियमित रूप से करने से आप अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ा पाएंगे और अपनी भावनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर पाएंगे। अगले पाठ में हम आत्मजागरूकता के एक अन्य पहलू के बारे में जानेंगे, संज्ञानात्मक पुनर्गठन। यह आपके नकारात्मक या विकृत विचारों को पहचानने और उन्हें चुनौती देने तथा उन्हें अधिक वस्तुनिष्ठ, यथार्थवादी और सकारात्मक विचारों से बदलने की प्रक्रिया है। संज्ञानात्मक पुनर्गठन आपके नकारात्मक या विकृत विचारों और विश्वासों को पहचानने और उन्हें चुनौती देने तथा उन्हें अधिक वस्तुनिष्ठ, यथार्थवादी और सकारात्मक विचारों से बदलने की प्रक्रिया है। संज्ञानात्मक पुनर्गठन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको अपने, दूसरों और दुनिया के बारे में सोचने के तरीके को बदलने और अपने मूड और व्यवहार को बेहतर बनाने में मदद करता है। लेकिन नकारात्मक या विकृत विचार क्या हैं? और हम उन्हें कैसे पहचान सकते हैं और चुनौती दे सकते हैं? नकारात्मक या विकृत विचारों को संज्ञानात्मक विकृतियां भी कहा जाता है। संज्ञानात्मक विकृतियां तर्कहीन या अतिरंजित विश्वास हैं, जो तथ्यों या साक्ष्यों पर आधारित नहीं है, बल्कि मान्यताओं, व्याख्याओं या भावनाओं पर आधारित है। संज्ञानात्मक विकृतियां हमें चीजों को नकारात्मक या विकृत तरीके से देखने पर मजबूर कर सकती हैं और हमें दुखी, चिंतित, क्रोधित या निराश महसूस करा सकती हैं। संज्ञानात्मक विकृतियां कई प्रकार की होती हैं, लेकिन उनमें से कुछ सबसे आम हैं। सब कुछ या कुछ भी नहीं सोचना। यह तब होता है जब आप चीजों को बिना किसी ग्रे शेड के काले और सफेद शब्दों में देखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मुझे इस परीक्षा में एक ग्रेड नहीं मिलता है, तो मैं असफल हो जाऊंगा। अतिसामान्यीकरण यह तब होता है जब आप किसी एक घटना या साक्ष्य के आधार पर सामान्य निष्कर्ष निकालते हैं। उदाहरण के लिए, मुझे एक व्यक्ति ने अस्वीकार कर दिया, इसलिए कोई भी मुझसे कभी प्यार नहीं करेगा। मानसिक फिल्टर यह तब होता है जब आप किसी स्थिति के नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं और सकारात्मक पहलुओं को अनदेखा करते हैं। उदाहरण के लिए, मैंने एक प्रश्न में गलती की, इसलिए मैंने पूरी प्रस्तुति को बर्बाद कर दिया। सकारात्मक को अयोग्य ठहराना यह तब होता है जब आप सकारात्मक अनुभवों या फीडबैक को अस्वीकार या कम करते हैं और सोचते हैं कि वे मायने नहीं रखते या मायने नहीं रखते। उदाहरण के लिए, उन्होंने केवल इसलिए कहा कि मैंने अच्छा काम किया क्योंकि उन्हें मेरे लिए खेद था। निष्कर्ष पर पहुंचना यह तब होता है जब आप पर्याप्त सबूत या तथ्यों के बिना कोई नकारात्मक धारणा या भविष्यवाणी करते हैं। उदाहरण के लिए, उन्होंने मेरे संदेश का उत्तर नहीं दिया, इसलिए वे मुझसे नफरत करते होंगे। बढ़ा-चढ़ाकर या कम करके आंकना यह तब होता है जब आप किसी नकारात्मक घटना या परिणाम के महत्व या गंभीरता को बढ़ा-चढ़ाकर बताते हैं या किसी सकारात्मक घटना या परिणाम के महत्व या महत्व को कम करके आंकते हैं। उदाहरण के लिए, मैं धन्यवाद कहना भूल गया, इसलिए मैं एक भयानक व्यक्ति हूँ। या मैंने लॉटरी जीती, लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं है। भावनात्मक तर्क यह तब होता है जब आप सोचते हैं कि आपकी भावनाएं तथ्य हैं और वे वास्तविकता को दर्शाती हैं। उदाहरण के लिए, मैं बेवकूफ महसूस करता हूँ, इसलिए मुझे बेवकूफ होना चाहिए। चाहिए कथन
यह तब होता है जब आप खुद पर या दूसरों पर अवास्तविक या कठोर अपेक्षाएं या नियम थोपने के लिए चाहिए, अवश्य करना होगा या करना चाहिए जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, मुझे हमेशा परिपूर्ण होना चाहिए या उन्हें हमेशा मुझसे सहमत होना चाहिए। लेबलिंग यह तब होता है जब आप किसी एक घटना या विशेषता के आधार पर खुद को या दूसरों को एक नकारात्मक या वैश्विक लेबल देते हैं। उदाहरण के लिए, मैं एक हारे हुए व्यक्ति हूँ या वे एक बेवकूफ हैं। वैयक्तिकरण यह तब होता है जब आप चीज़ों को व्यक्तिगत रूप से लेते हैं या उन चीज़ों के लिए खुद को दोषी मानते हैं जो आपकी गलती या जिम्मेदारी नहीं है। उदाहरण के लिए, यह मेरी गलती है कि उन्होंने ब्रेकअप कर लिया या वे मेरी वजह से नाराज हैं। ये संज्ञानात्मक विकृतियों के कुछ उदाहरण मात्र हैं, लेकिन और भी बहुत कुछ हैं। संज्ञानात्मक विकृतियां किसी को भी प्रभावित कर सकती हैं और कभी-कभी वे सच या उचित लग सकती हैं। हालांकि वे मददगार या सटीक नहीं हैं और वे हमें ऐसे तरीके से महसूस करने और कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं जो हमारे सर्वोत्तम हित में नहीं है। इसलिए हमें यह सीखने की जरूरत है कि उन्हें कैसे पहचाना जाए और उन्हें कैसे चुनौती दी जाए और उन्हें अधिक संतुलित और यथार्थवादी विचारों से कैसे बदला जाए। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? बहुत सी तकनीकें हमें संज्ञानात्मक पुनर्गठन में मदद कर सकती हैं, लेकिन सबसे प्रभावी तकनीकों में से एक को सुकराती प्रश्न कहा जाता है। सुकराती प्रश्न खुद से या दूसरों से सवाल पूछने की एक विधि है जो किसी विचार या विश्वास की वैधता, तर्क और प्रमाण की जांच करने में मदद करती है। सुकराती प्रश्न हमें अपनी सोच में खामियों और अंतरालों को उजागर करने और सोचने के वैकल्पिक और अधिक सकारात्मक तरीकों की खोज करने में मदद कर सकते हैं। सुकराती प्रश्न में खुद से इस तरह के सवाल पूछना शामिल है: मेरे विचार के पक्ष और विपक्ष में क्या सबूत हैं? क्या इस स्थिति को देखने का कोई और तरीका है? सबसे बुरा क्या हो सकता है और इसकी कितनी संभावना है? सबसे अच्छा क्या हो सकता है और इसकी कितनी संभावना है? सबसे यथार्थवादी परिणाम क्या है और मैं इससे कैसे निपट सकता हूँ? इस तरह से सोचने के क्या फायदे और नुकसान हैं? मैं अपने उस दोस्त से क्या कहूँगा जिसके मन में यह विचार आया हो? अगर मैं अपने दोस्त से यह विचार साझा करूँ तो वह मुझसे क्या कहेगा? अगर मैं इसी तरह सोचता रहूं तो मैं कैसा महसूस करूंगा और कैसे काम करूंगा? अगर मैं अपनी सोच बदल दूं तो मैं कैसा महसूस करूंगा और कैसे काम करूंगा? खुद से ये सवाल पूछकर आप अपनी संज्ञानात्मक विकृतियों को चुनौती दे सकते हैं और अधिक तर्कसंगत, यथार्थवादी और सकारात्मक विचार पा सकते हैं जो आपके मूड और व्यवहार को बेहतर बना सकते हैं। इस कोर्स में आपको सुकराती प्रश्नों का उपयोग करके संज्ञानात्मक पुनर्गठन का अभ्यास करने और यह देखने का अवसर मिलेगा कि यह आपके विचारों को नियंत्रित करने और अधिक खुश रहने में आपकी कैसे मदद कर सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक और सरल अभ्यास करें। हाल ही में घटी किसी ऐसी स्थिति के बारे में सोचें जिसने आपको दुखी, चिंतित, क्रोधित या निराश महसूस कराया हो। यह कोई भी बड़ी या छोटी बात हो सकती है जिसने आपको परेशान या दुखी किया हो। फिर उस स्थिति के बारे में आपके मन में आए नकारात्मक या विकृत विचारों को लिखें। यह उन संज्ञानात्मक विकृतियों में से एक हो सकता है जिनकी हमने चर्चा की थी या किसी अन्य प्रकार का नकारात्मक या तर्कहीन विचार हो सकता है। बस अपने दिमाग में आने वाले पहले विचार को लिखें। हो गया? बढ़िया। अब अपने द्वारा लिखे गए विचार को देखें और खुद से ये सवाल पूछें: क्या यह विचार सच है या झूठ? मैं कैसे जान सकता हूँ कि यह विचार सच है या झूठ? इस विचार के पक्ष और विपक्ष में क्या सबूत हैं? क्या इस स्थिति को देखने का कोई और तरीका है?
मैं इस विचार को अधिक वस्तुनिष्ठ, यथार्थवादी और सकारात्मक तरीके से कैसे दोहरा सकता हूँ? इन सवालों के बारे में सोचने के लिए कुछ मिनट निकालें और अपने जवाब लिखें। जब तक आप न चाहें, आपको इन्हें किसी के साथ साझा करने की जरूरत नहीं है। यह सिर्फ आपके फायदे के लिए है। यह अभ्यास इस बात का उदाहरण है कि आप अपने नकारात्मक या विकृत विचारों और विश्वासों की पहचान करके और उन्हें चुनौती देकर और उन्हें अधिक संतुलित और यथार्थवादी विचारों से बदलकर सुकराती प्रश्नों का उपयोग करके संज्ञानात्मक पुनर्गठन का अभ्यास कैसे कर सकते हैं। इस अभ्यास को नियमित रूप से करने से आप अपने बारे में, दूसरों के बारे में और दुनिया के बारे में सोचने के तरीके को बदलने में सक्षम होंगे और अपने मूड और व्यवहार में सुधार कर पाएंगे। अगले पाठ में हम इस बात पर थोड़ा गहराई से विचार करेंगे कि अपने विचारों और विश्वासों को कैसे बदलें। इससे आपको अपने विचारों को नियंत्रित करने और अधिक खुश रहने में मदद मिलेगी। क्या आप अपनी खुशी की यात्रा जारी रखने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो मैं आपको अगले पाठ में देखूंगा।